हाय हेलो एवरीवन। सो ईएमएस स्पेस के अंदर केन्स टेक्नोलॉजी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के कल ही, तो ऑफ कोर्स नंबर्स देखेंगे, बट उससे पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे इस कंपनी का। देन साथ में हम देखेंगे कि आगे का स्कोप कैसा लगता है इसके बिजनेस के और इसके स्टॉक के अंदर। सो केन्स टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी ESDM इंडस्ट्री के अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमेटिक डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इस स्पेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। इनके जो प्रोमोटर हैं मिस्टर रमेश कुनिकनन, सो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। 1988 के आसपास उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो स्टार्टिंग से ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। एंड ओवर द इयर्स इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर एंटर करके, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर करके इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है पिछले 30-35 सालों के अंदर। सो कंपनी करती क्या है बेसिकली, इनका जो मेन बिजनेस है वो पीसीबीए का है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली का काम है इनका। सेम जैसे हमने एम्बर एंटरप्राइज के मॉडल में डिस्कस किया था। बट एम्बर एंटरप्राइज के लिए जो बड़ा पार्ट है उनके रेवेन्यू का, वो उनके कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले वर्टिकल से आता है, जिसमें कंपनी एसी बनाती है, देन वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वगैरह के वो कंपोनेंट्स बनाती है। और अभी तो खैर वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी उन्होंने एंटर किया है। लेकिन जब हम केन्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये कंपनी प्योरली पीसीबीए के अंदर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली का काम करती है, बॉक्स बिल्ड का काम करती है। होता क्या है बेसिकली, अगर हम इसको सिंपल लेमैन टर्म्स में समझे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपका जो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, चाहे आपका मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, या इवन आपका लैपटॉप हो, सॉरी आपका रिमोट हो, उनके उनकी बैक साइड में आप देखोगे एक ग्रीन कलर का पैनल होता है, एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसपे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सो वो आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। असेंबली का मतलब क्या हो गया कि उस पे अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल करती है ये कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका रजिस्टर आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको असेंबल करने का काम करती है केन्स टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। देन इसके बाद में होता है आपका बॉक्स बिल्ड। बॉक्स बिल्ड मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल वो जो पीसीबीए मैंने बनाया है वो मैंने मोबाइल के लिए बनाया है, किसी एक मोबाइल प्रोडक्ट के लिए बनाया है। सो उस मोबाइल के अंदर वो जो मोबाइल हो गया आपका वो बॉक्स हो गया, तो वो बॉक्स बिल्ड हो गया। तो ये दो मेन वर्टिकल हैं इस कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट 50-50% के आसपास का रेवेन्यू आता है कंपनी का दोनों प्रोडक्ट के अंदर। अब इनके बिजनेस मॉडल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लगती है कि इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मार्की क्लाइंट्स हैं, उनके लिए केन्स टेक्नोलॉजी एज अ सेकंड ब्रेन काम करता है उनके लिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं इनका कस्टमर हूं एंड मेरे पास एक आइडिया है कि मेरे को मार्केट में एक नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेकर के आना है जो बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा सा यूनिक होगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, कुछ नए एडवांसमेंट्स होंगे, इस तरीके का मेरे पास आइडिया है। ये आइडिया मैं शेयर करूंगा किसके साथ में, केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में। बिकॉज मैं ऑफ कोर्स उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह खुद तो नहीं कर सकता अपने पार्ट पे, उसके लिए मुझे एक स्पेशलाइज स्किल्ड प्लेयर चाहिए। कंपनीज लाइक केन्स टेक्नोलॉजी मेरे मेरे बिहाफ पे उस काम को करेगी। तो केन्स टेक्नोलॉजी क्या करेगा, मेरे उस आइडिया को पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर के, डिजाइनिंग प्रोसेस से लेकर के, देन उसका टेस्टिंग करना, देन छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर टेस्टिंग करना, एंड उसके बाद बल्क मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सारा काम मेरे मेरे पार्ट पे कौन करेगा, केन्स टेक्नोलॉजी करेगा। तो इसीलिए इस कंपनी को बेसिकली आप इनके क्लाइंट्स का सेकंड ब्रेन बोल सकते हो, बिकॉज आइडिया को पूरा फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने का जो काम होता है वो ये कंपनी करती है। प्लस इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि आप जो देख रहे हो अभी, हम इनके रिजल्ट में देखेंगे कि इनका ऑर्डर बुक वगैरह क्या है। तो केन्स टेक्नोलॉजी का जो आप आज ऑर्डर बुक देख रहे हो, ये ऑर्डर बुक जो मतलब जो प्रोडक्ट में आएगा, जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वो 2028 2030 मतलब 4 4 5 5 6 6 साल का प्रोडक्ट पाइपलाइन के ऊपर कंपनी काम करती है। यानी आज जो ये जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है, वो प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च होंगे वो अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल, एंड इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में तो 10 10 साल बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। क्योंकि कई बार 2 से 3 साल तो कंपनी को प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह के स्टेज में ही लग जाता है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि बहुत मतलब हाई लेवल का स्किल चाहिए आपको, एक्सपर्टीज चाहिए, एंड ऐसी कैपेबिलिटी आपके पास में होना चाहिए, प्लस उसके साथ में एक्सपीरियंस वैसा होना चाहिए, तब जाके आप इस तरीके की स्किल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। एंड ये इजीली रेप्लिकेट नहीं है, मतलब अगर आप इंडिया में देखोगे तो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरीके के काम को कर पाती हैं। और क्योंकि इनके बड़े बड़े एमएनसी मार्की क्लाइंट्स हैं इनके पास में, तो इससे हमको समझ में आता है कि केन्स टेक्नोलॉजी की इस इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अब देखेंगे इनका प्रोडक्ट वाइज और वर्टिकल वाइज कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर है। तो इनका अगर आप, या
सो अगर आप इनका प्रोडक्ट वाइज देखोगे, इसी में हमको इंडस्ट्रीज भी दिख रही है कंपनी की। तो ऑटोमोटिव से लेकर के इंडस्ट्रियल, ईवी एक ऑफ कोर्स बहुत हाई ग्रो सेक्टर है, वहां पे कंपनी का एक्सपोजर है। कंपनी स्मार्ट मीटर्स के अंदर भी एंटर किया है इन्होंने, उसके लिए एक अलग से प्लांट बिल्ड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। देन रेलवे के अंदर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। सो रेलवे में आपने देखा होगा कि 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि रेलवे का वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें स्मार्ट ट्रेनें भी आएंगी, सब कुछ आएगा, बट उसका मेन फोकस क्या था गवर्नमेंट का, कि कवच एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था जिसके अंदर केन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। ये कवच प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली कवच प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो ट्रेन की एक्सीडेंट्स होते हैं, जो ट्रेन की मिस हैपनिंग्स, ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसको कम से कम किया जाए, उसके रिस्क को कम किया जाए। सो उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिवाइसेस बना करके जिससे आप रियल टाइम में उस रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, देन उसको टाइमली जो आपका लोको पायलट है उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो। कई ऐसे ऑटोमेशन भी क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर केन्स टेक्नोलॉजी, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है कंपनी का। देन मेडिकल डिवाइसेस में कंपनी का अगर आप देखोगे, एक्सरे, डेंटल एक्सरे, आपका एंडोस्कोपी, ये जो हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है और एक्सपोजर है। एरोस्पेस हो गया आपका, देन आपका आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह प्रोडक्ट्स हो गए। सो इन सारे वर्टिकल्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, तो ये इनका मेन एक्सपोजर है। अब रेवेन्यू मिक्स देखते हैं कि बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। सो ये इनका फर्स्ट हाफ का रेवेन्यू मिक्स है। तो अभी इस फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो कंपनी का 28% रेवेन्यू कहाँ से आया है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आया है। और 54%, मतलब जो बड़ा पार्ट है इनके रेवेन्यू का, वो आ रहा है इनका इंडस्ट्रियल और ईवी से। अब इसमें इंडस्ट्रियल वाले पार्ट में इनका स्मार्ट मीटर भी है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के लिए। वो भी इस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। प्लस एक और चीज जो मैनेजमेंट ने काफी बार अपने कॉन कॉल्स में बोला है कि इनका ये जो आप वर्टिकल देख रहे हो, रेवेन्यू मिक्स देख रहे हो, ये इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये बहुत डायनामिक है। मतलब बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, स्पेस से कंपनी को कितना ऑर्डर आ रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग ये पूरा ऑर्डर पाइपलाइन और पूरा वर्टिकल का परफॉर्मेंस रहता है। फोकस वाइज मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्रियल, ईवी, एरोस्पेस और मेडिकल और रेलवे, ये जो 4 सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे कंपनी का ज्यादा फोकस है अभी आने वाले कुछ क्वार्टर्स को, कुछ सालों को लेकर के, क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एक ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई लगता है। वही सारे रीजन जो अभी हमने डिस्कस करे। सो ये इनका रेवेन्यू मिक्स है ओवरऑल। देन इसके बाद में आप देख लेते हैं कि कंपनी का सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आया है, परफॉर्मेंस कैसा आया है कंपनी का। तो ये इनका फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपनी का ऑर्डर बुक, तो अभी अराउंड 54,000 मिलियन के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक स्टैंड करता है। लास्ट क्वार्टर में ये, फर्स्ट क्वार्टर में ये 50,000 पे था। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अगर हम देखें तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है ऑलमोस्ट 9% के आसपास का। और अगर आप FY24 पे देखोगे तो जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, तब कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 41,000 मिलियन के आसपास था। तो यानी 2 क्वार्टर के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 22-23% से ग्रो करा है। और एनुअलाइज अगर हम इसको करते हैं तो कितनी ग्रोथ हो जाती है? 44-45% के आसपास। तो इनका जो मॉडल है उसका रेवेन्यू कहां से मूव करेगा? ऑर्डर बुक से मूव करेगा। जितना ज्यादा ऑर्डर बुक आपका ग्रो होता जाएगा, ऑफकोर्स उतना चांस बनेगा कि आपका रेवेन्यू का ग्रोथ भी अच्छा रहे। तो क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी का 40-45% के रेट से ग्रो कर रहा है, इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू भी आप देखोगे तो बहुत सॉलिड ग्रोथ है। 64% की ग्रोथ आई है फर्स्ट हाफ के अंदर। अगर हम सेकंड क्वार्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो ऑलमोस्ट 60% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। फर्स्ट क्वार्टर में 70% की ग्रोथ आई थी, सेकंड क्वार्टर में 60% के आसपास की ग्रोथ आई है। देन इबिड्डा अगर हम देखें तो उसमें 68% की ग्रोथ आई है और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, 14.5% के आसपास के मार्जिन हैं। सो FY24 में कंपनी का जो एनुअलाइज मार्जिन था वो 14% के आसपास था। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि FY25 जो ये एंड करेंगे 15% के मार्जिन के ऊपर करेंगे। अब जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें कंपनी का लगभग 13.3% के आसपास का मार्जिन था। सेकंड क्वार्टर में 14.5% के आसपास है। तो फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट 14% के आसपास का मार्जिन कंपनी का स्टैंड करता है आज। अब अगर हम इनके बिजनेस की सीजनैलिटी की बात करें तो जो फर्स्ट हाफ होता है FY25 का, वो इनका इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। मतलब पहला क्वार्टर इनके पूरे साल का सिर्फ 15 से 20% का बिजनेस जनरेट करता है। सेकंड क्वार्टर 20 से 25% के आसपास का बिजनेस जनरेट करता है। देन थर्ड क्वार्टर में ये नंबर बढ़ के 25 से 30% होता है। और फोर्थ क्वार्टर इनके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा रहता है। लगभग 30, 35, 40% तक का जो इनका बिजनेस है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर आता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट हाफ अभी कंप्लीट हुआ है उसमें कंपनी का मार्जिन ऑलमोस्ट 14% है, यानी कि उतना जितना कि कंपनी का पिछले साल पूरे साल में मार्जिन था। तो यानी ऑलरेडी कंपनी प्रोग्रेसिव मोड में चल रही है अपने मार्जिन को लेकर के। और क्योंकि जब इनका सेकंड हाफ जो कि सबसे बेस्ट होता है इनका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसमें मार्जिन और इंप्रूव होने का चांस है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि एनुअलाइज लेवल पे मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को भी आउट परफॉर्म कर दे। 15% का मार्जिन का गाइडेंस है, सो उसको भी आउट परफॉर्म करने का चांस बनता है यहां से। देन फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स 87% से बढ़ा जरूर है, लेकिन जैसा इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जिस तरीके की ये कैपेक्स कर रहे हैं, उसमें ऑफकोर्स ये बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत बहुत सॉलिड है कंपनी का आने वाले सालों के लिए। पैट का नंबर 86% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में वाई। लास्ट क्वार्टर इनका प्रॉफिट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वाई लेवल पे। तो नंबर्स नो डाउट बहुत जबरदस्त रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी एंड इस क्वार्टर में भी। पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो अगेन कितना है, 10.5% के आसपास का पैट मार्जिन है। FY24 में अगेन 9.8% के आसपास का पैट मार्जिन था। तो वही पॉइंट आ जाता है कि फर्स्ट हाफ जो कि सीजनली वीक होता है इस बिजनेस के लिए, स्टिल कंपनी का जो मार्जिन का नंबर है और रेवेन्यू का नंबर है, प्रॉफिट का नंबर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। एंड ये एक तरीके से हाई चांस बनाता है कि सेकेंड हाफ में कंपनी अपने गाइडेंस को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करने वाली है। देन उसके बाद में ये सारे नंबर्स तो ऑफकोर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। वर्किंग कैपिटल डेज पे मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बोला है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने हमारे वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करके 83-85 डेज पे लाया है। अब हमारा टारगेट है कि FY25 के अंदर हम हमारे वर्किंग कैपिटल डेज को 70-75 के लेवल पे लेकर के आएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशनली और एफिशिएंसी आएगी कंपनी के पास में। इन्वेंट्री इनका सेकंड क्वार्टर में बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? वही जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि सेकंड हाफ इस बिजनेस का सबसे अच्छा रहता है, सीजन इनका सेकंड हाफ का बेस्ट होता है। तो ऑर्डर की एंटीसिपेशन में कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेंट्री वगैरह बिल्टअप कर ली है, बट जैसे कि इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इसमें इंप्रूवमेंट आएगा और नेट वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी का FY25 में 75 डेज तक लेके जाने का प्लान है। तो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था केन्स टेक्नोलॉजी का। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनके गाइडेंस के ऊपर। तो केन्स टेक्नोलॉजी का FY24 के अंदर जो एनुअल रेवेन्यू था वो और अराउंड 1800 करोड़ के आसपास था। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया FY25 का कि 3000 करोड़ का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं। यानी कितना ग्रोथ हो गया? ऑलमोस्ट 67% के आसपास का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है वाई लेवल पे। अगर आप इससे पिछले सालों का इनका ग्रोथ ट्रेंड देखोगे तो कंपनी ऑन एन एवरेज 55 से 60% के रेट पे ग्रो कर रही है, लेकिन इस साल कंपनी ने अपनी ग्रोथ को बढ़ा करके 67% का दे दिया। तो अब अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो ऑलरेडी 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अचीव कर चुकी है कंपनी। टारगेट है 3000 करोड़ का, 1100 करोड़ कंपनी ने फर्स्ट हाफ में अचीव कर लिया है, जो कि सीजनली वीक होता है। प्रॉफिट के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो पिछले पूरे साल में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 125-26 करोड़ के आसपास, 180 करोड़ के आसपास था। एंड इस फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो अगेन ऑलरेडी 110-111 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया है। और बेस्ट जो पार्ट आना है इनके बिजनेस का वो अभी सेकेंड हाफ में आएगा। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का एनुअल पैट अगर आप देखोगे, और अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं, तो भी कंपनी का एनुअल पैट जो है वो 300-320-30 करोड़ के आसपास आना चाहिए। बिकॉज सेकेंड हाफ के अंदर जो ट्रेंड है इस बिजनेस का, सेकेंड हाफ में ये अपने फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट को डबल से भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज्यादा आती है सेकंड हाफ के अंदर। स्टिल अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं तो भी कंपनी का एनुअल पैट जो है वो 320-330 करोड़ के आसपास आना चाहिए। अभी इसका जो मार्केट कैप है वो 33,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कैलकुलेशन से अगर आप इनका FY25 का फॉरवर्ड पी निकालोगे तो लगभग 102-104 का पी मल्टीपल बनता है इसके स्टॉक का। अभी करंट का पी कितना है? 150 के आसपास। FY25 का पी कितना बन रहा है? 102-103 के आसपास। हाँ, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है, मॉडल काफी अच्छा है एंड यहाँ पे डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम डील के अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे लगता है। मतलब इस तरीके का नजर आ रहा है कि बहुत जो बड़ा पार्ट है इनके स्टॉक के री रेटिंग का वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। मार्केट ने काफी ऑलरेडी प्रीमियम दिया हुआ है इसके स्टॉक को। अगला पॉइंट आता है अब इनका मीडियम टर्म के गाइडेंस का। तो केन्स टेक्नोलॉजी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने टारगेट दिया है कि FY28 तक हमको हमारा जो एनुअल रेवेन्यू है वो $1 बिलियन तक करना है। तो मतलब कितना हो गया? लगभग 8400 करोड़ के आसपास हो गया FY28 तक की अगर हम बात करें। पिछले साल का रेवेन्यू था 1800 करोड़। तो 4 साल में कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुना 4.5 गुना ग्रोथ टारगेट कर रही है अपने टॉप लाइन के अंदर।
एंड वो ग्रोथ सिर्फ इन बिजनेसेस से नहीं आएंगे, इन्होंने इसके साथ में क्या किया है, अभी तो जैसे ये पीसीबी असेंबली करते हैं, अब कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। तो मे बी अगले साल से वो वाला काम भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉस्ट एफिशिएंसी और ज्यादा आएगी। दूसरा काम क्या कर रही है कंपनी, सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर इन्होंने एंटर किया है। सो आई थिंक गुजरात में सानंद में ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी बिल्ड कर रहे हैं, ओसैट के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। ओसैट क्या हो गया आपका, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं करेगी कंपनी ये, लेकिन अपने क्लाइंट्स के लिए सेमीकंडक्टर का ऑफ कोर्स असेंबल करना और उसकी टेस्टिंग करना, वहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आगे जाके ऑफ कोर्स मैनेजमेंट वहां पे भी प्लान कर सकता है कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग में भी ये एंटर करें। लेकिन सिर्फ ये ओसैट वाले बिजनेस से ही कंपनी का कहना है कि अगले कुछ सालों के अंदर इनका जो टॉप लाइन है वो 3,000 करोड़ का आने लग जाएगा अगले कुछ सालों में। एंड देन 2027-28 के आसपास और फर्दर कैपेक्स करेगी कंपनी। तो इतने सारे ग्रोथ वर्टिकल्स है कंपनी के पास में, प्लस जो करंट बिजनेसेस हैं उन्हीं में बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ आ रही है। तो इसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 8,400 करोड़ का यानी $1 बिलियन का रेवेन्यू हम अचीव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ FY28। और मार्जिन भी एक्सपैंड होगा क्योंकि ये सारे वो वर्टिकल्स है जहां पे हाई मार्जिन मिलेगा कंपनी को। तो ये सारा पॉइंट बनता है। और अभी इनका मार्जिन जो है वो लगभग 10.5% के आसपास है, 11% तक ये जाना चाहिए FY25 के एंड तक। यहाँ पे अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं कि अगले 4 साल में मैनेजमेंट का रेवेन्यू तो 8,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन पैट मार्जिन यहाँ से इंप्रूव नहीं होगा। अगर हम एस्टिमेट थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेते हैं और यही 11% का भी पैट मार्जिन अज्यूम करते हैं, स्टिल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है FY28 के ग्रोथ के बेसिस पे वो लगभग 920-925 करोड़ का आना चाहिए। तो उसके बेसिस पे अगर हम इनका फॉरवर्ड पी निकालते हैं तो वो कितना बनता है, 35-37 के रेंज में। यानी जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगले 4 ईयर बेसिस के ऊपर ये स्टॉक का जो मल्टीपल है वो 35, 37, 38 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। यानी 4 ईयर बेसिस पे वैल्यूएशन जो है वो काफी अट्रैक्टिव है स्टॉक का। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर हम 4 साल 5 साल का ग्रोथ का एस्टिमेट ले किसी कंपनी का तो वो थोड़ा सा मतलब सेंसिबल नहीं लगता, क्योंकि वी नो कि बिजनेस में कितना भी कोई मॉडल क्यों ना अच्छा कर रहा हो, लेकिन एक क्वार्टर में 2 क्वार्टर में चीजें काफी ज्यादा चेंज हो सकती है, बहुत डायनामिक चीजें होती है। पूरा इंडस्ट्री का वैसे ग्रोथ एस्पेक्ट अच्छा है, 30-35% पे ये पूरा EMS स्पेस ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन है अगले 5 साल के अंदर। स्टिल बिजनेस में हमने बार बार ऐसी चीजें देखी हैं कि 1-2 क्वार्टर अगर खराब हुआ तो पूरा जो ग्रोथ है वो डीरेल हो जाता है एंड बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल चीजें वहां पे इंपैक्ट करती है। तो सिर्फ 4 साल के ग्रोथ के बेसिस पे देख करके हम आज बुलिश नहीं हो सकते इसके स्टॉक के ऊपर, इस वैल्यूएशन के ऊपर। बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, स्पेशली अगर आप मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक एक वर्टिकल के अंदर एंटर किया है, जहां पे इनको अपॉर्चुनिटी दिखी है वहां पे ग्रेजुअली इन्होंने ये बिल्ड किया है। अब इनको दिख रहा है कि पीसीबी असेंबली के साथ में हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपने कॉस्ट एफिशिएंसी और बिल्ड कर सकते हैं, वहां पे एंटर कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर इनको दिख रहा है कि ऑफ कोर्स इंडिया में अगला 15-20 साल बहुत बड़ा ग्रोथ बूम रहने वाला है, वहां पे ये एंटर कर रहे हैं। और वहां पे भी आप देखोगे कि डायरेक्टली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं गए हैं ये, बिकॉज ऑफ कोर्स आप सीधे सेमीकंडक्टर बनाने लग जाओगे तो क्लाइंट मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि जो क्लाइंट ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में डील कर रहा है इतने सालों से, वो आपका अगर कोई पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सेमीकंडक्टर को लेकर के तो सडनली आपको बिजनेस नहीं देगा। तो इसलिए कंपनी स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बिल्ड कर रही है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करें तो स्टॉक कंफर्टेबल लेवल पे नहीं लगता है। ट्रैकिंग बिल्कुल करते रहेंगे इसका, कॉन कॉल अभी हुआ है, कॉन कॉल को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे हमको आइडिया मिलता रहेगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये पूरा स्पेस जिसके अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आता है, आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी आती है, देन आपका सीजी पावर आता है और आपका ईपैक ड्यूरेबल आता है, इन सारी कंपनीज का हमको आइडिया मिलता जाएगा कि कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इस कंपनी का। वैल्यूएशन वाइज अगर स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन आती है, ठीक ठाक करेक्शन आती है, बट फंडामेंटल इंटैक्ट रहते हैं। मतलब ये नहीं कि ग्रोथ घट जाए, ग्रोथ बढ़ता रहे, प्रॉफिट ये सब होता रहे, लेकिन ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी और कोई भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर स्टॉक में करेक्शन आता है ठीक ठाक, तब जरूर एक इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है ये, बिकॉज आगे का स्कोप तो काफी अच्छा लग ही रहा है कंपनी का करंट लेवल पे, लेकिन कोई खास इंटरेस्ट बनता नहीं है बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।